गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ आज से यहीं से स्टार्ट होगी और अब रेगुलर मैथ की क्लासेस रहेंगी लास्ट तक। डे 1 से लेकर आपका लास्ट डे तक जितनी भी मैथ्स की क्लासेस हैं सब एक प्लेलिस्ट के तौर पे मैं पूरी एक साथ दूंगा। मैं अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आज से डे 1 से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर लास्ट चैप्टर तक मेंसुरेशन तक पूरा एक सीक्वेंस में रहेगा और सारे चैप्टर्स को मैं एक 1 बाय 1 क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ाने के पहले हम क्लियर करेंगे कि नंबर सिस्टम में, देखिए नंबर सिस्टम में नंबर क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नंबर है क्या चीज। ठीक है, हमने सुना होगा नंबर सुना है हमने, और एक चीज सुना है आपका डिजिट सुना होगा, और एक चीज सुना होगा डिजिट। क्या इन दोनों में कोई चीज अंतर होता है? नंबर और डिजिट में कोई अंतर होता है? हमने देखा होगा कि जब हम 1 से 9 तक लिखते हैं, 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इनको हम अंक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। इनको हम संख्या नहीं कहते। संख्या क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये सिंगल हैं। ये आपका एक सिंबल है, 1 से लेकर 9 तक की सिंबल है। इनको हम डिजिट के रूप में लिखते हैं, इनको अंक इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ये जॉइंट नहीं है किसी, मतलब ये किसी ग्रुप में नहीं है। जब ये ग्रुप में हो जाएंगे, किसी की भी 2 अंकों को मिला दिया जाएगा जब, तब ये संख्या बन जाएगी। जैसे 1 और 2 को मिला दिया जाएगा तो आपकी संख्या बन जाएगी 12। ठीक है, इसी में किसी 2 और 3 को मिला दिया जाएगा तो संख्या बन जाएगी आपकी 23। ठीक है, 4 और 5 को मिला दिया जाएगा, संख्या बन जाएगी आपकी 45। ठीक है, 6 और 7 को मिला दिया जाएगा, संख्या बन जाएगी आपकी 67। ठीक है, तो जब भी हम संख्या की बात करेंगे तो आपका संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर जो भी आपका काउंटिंग बनती है उसको हम आपका संख्या कहेंगे। और जब आपका सिंगुलर रहता है, सिंगल काउंटिंग रहती है, तो उसको आपका डिजिट नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि संख्याएं भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे फिर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, आगे हम एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, तो डिजिट और नंबर में आपको अंतर क्लियर हो गया। डिजिट आपका अंक को कहेंगे और आपका नंबर आपका जब अंकों को मिला दिया जाता है तब उनको आपका नंबर कहेंगे। जैसे आपका अगर हम 230 लिखेंगे तो ये भी एक नंबर रहेगा। ठीक है, 230 लिखेंगे तो आपका नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम 1 2 3 ऐसे लिख के कॉमा लगा देंगे तो ये नंबर नहीं रहेगा, ये अलग अलग डिजिट हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 20.50 लिखेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, एक ये संख्या रहेगी। क्लियर है, ये एक संख्या रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये डिजिट है आपका, ये नंबर है। अच्छा, इसमें अभी तक हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, 0 भी इसी डिजिट में आएगा। कहाँ आएगा? इसी डिजिट में। 0 की कहानी इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया था अभी तक, क्योंकि 0 हमारी नेचुरली अकरिंग नंबर नहीं था, डिजिट नहीं थी। ठीक है, 0 को बाद में खोजा गया था। ठीक है, 0 प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था। ठीक है, 0 की खोज हुई है। 0 को भारतीय गणितज्ञों ने खोजा था। 0 की खोज भारत में हुई है, दशमलव की खोज भारत में हुई है। ये हम आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में देखेंगे कि जब हम 1 से लेकर अब आगे बता ही दे रहे हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, इसको देख लीजिए आप। डिजिट जो है आपका 1 से लेकर 9 तक है, मतलब 0 से लेकर 9 तक जितनी भी रहेंगी वो आपकी डिजिट या अंक कहलाएंगे। और अगर इन्हीं अंकों में से किसी 2 को या 3 को या 4 को मिला दिया जाएगा तो वो आपके संख्या कहलाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम संख्याओं के प्रकार आपको पढ़ाएंगे, संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी, जिनको आदमी जानता था।
जाने अनजाने वो गिनता था, काउंट करता था, उनको जानता था 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से लेकर जहां तक गिन सकता था वो, एक से लेकर जहां तक गिन सकता था वो इनफाइनिटी तक की संख्याएं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, इनको प्राकृतिक संख्या कहा गया। ठीक है, तो आपका ये 1 से लेकर जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक क्या रहेगा, आपका प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एसएससी में दे देगा, आपका एसएससी में दे दिया या बैंकिंग के एग्जाम में दे दिया गया, निम्नलिखित में आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक दे दिया गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या दे दिया गया, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया 1 2, आपका 0, उसके बाद आपका 10। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए, भैया 1 तो होती है, 2 होती है, ये 10 है, मुझे लग रहा है कि देखो इसमें 10 है, 2 अंक है, इसमें हो सकता है ये ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं, 10 है आपकी प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनिटी तक जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपकी खोजी गई संख्या है, इसको इसलिए प्राकृतिक संख्या में आपको नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपका आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, किस पे? पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या, देखो जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 0 को भी अगर शामिल कर लिया जाता है, तब आपका 0 से लेकर जहां तक आप गिन सकते हो वो सारी संख्याएं आपकी कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर आप जहां तक काउंट कर सकते हो वो सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को फिर उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्याओं के बाद इसी में आएगा आपका, फिर पूर्ण संख्याओं से ही बनेगा आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, देखो अब इसी के आगे चलेगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं जब इन्हीं अंकों को जब आपका अंकों और संख्याओं को चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाए तब उनको जो है पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। जैसे आपका -1 +1 -2 +2। ठीक है, तो ये सब आपका क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं। ये 2 तरह की होंगी, हमेशा ये 2 तरह की होंगी। कैसी? एक होंगी धनात्मक पूर्णांक और दूसरे होंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरे होंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जब आपका 1 से आगे बढ़ोगे तो आपका धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाएंगे और 0 से आप जब नीचे की तरफ जाओगे तो ऋणात्मक पूर्णांक घटते जाएंगे। जैसे निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है? एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्न में सबसे बड़ा कौन है? निम्न में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? निम्न में सबसे बड़ा कौन है? 4 ऑप्शन दे दिया जाए, -1 0 -2 -5, तो कौन है सबसे बड़ा? बताइए। 0। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 0। क्यों 0 बड़ा है? क्योंकि ये देखो ये सब 0 से भी कम है, ये 0 से निगेटिव दिशा में है, इसलिए ये सबसे बड़ा 0 ही है। 0 के पास कोई कर्जा नहीं है, ये सब कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है, तो 0 आपका बड़ा है सबसे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हम कहेंगे +1 +2 +3 +5 +7 जो भी हैं। ठीक है, इधर -1 -2 -5, ठीक है, -8 जो भी है, जहां तक आप गिन सकते हो। ठीक है, ये हो गए पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद, ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं,
एक से लेकर जहां तक गिन सकते हो आप पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। जब संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ लिखा जाए तब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो तरह की, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे हैं जिनके सामने प्लस का साइन होता है, ऋणात्मक पूर्णांक वे हैं जिनके सामने माइनस का साइन होता है। धनात्मक साइन लिखा नहीं जाता है, धनात्मक साइन माना जाता है कि जो भी संख्याएं लिखी गई हैं उनके सामने धन रहता ही रहता है, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक वो है जिसके सामने ऋण लिखा रहता है, ठीक है, माइनस का साइन लगा रहता है, हमेशा लगा रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं, ठीक है। अब देखते हैं सम संख्याएं। ये सब आप लोगों को आता होगा, बस एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं आप लोगों को आता है आता है ये, ठीक है। सम संख्याएं क्या है? सम मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर संख्याएं, ऐसी जो ऊंच खाल ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो संख्याएं, ठीक है, बराबर बराबर संख्याएं। कैसे? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाएं, जो दो से विभाजित हो जाएं वह सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। कैसे? जैसे आपका है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सारी, ठीक है। इनके अंत में, ऐसी सम संख्याओं के अंत में हमेशा या तो 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा या फिर 0 रहेगा, ठीक है। सम संख्याओं के अंत में या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 0 रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सम संख्याओं के साथ साथ अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात कर लें तो वो भी जान लीजिए आप लोग। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं कैसे होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं मतलब कि क्रम से आने वाली सम संख्या। जैसे देखो 1 है तो 1 सम संख्या नहीं है, ठीक है। 2 है, 2 सम संख्या है, फिर 3 सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है, 5 सम संख्या नहीं है, 6 सम संख्या है। तो देखो 2 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 4। 4 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? 6। 6 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 8, ठीक है। अब देखो क्रमागत सम संख्याओं में कितने का अंतर होगा आप जानते रहिए इसको। अगर पहली संख्या ये मान लीजिए 2 है ना, अगर इसको हम x मान लें तो अगली संख्या में कितने का अंतर आएगा बताइए? 2 का। फिर अगली संख्या में कितने का अंतर आएगा बताइए? 2 का। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो हर अगली संख्या में x+2 का अंतर आता है, x+2 का अंतर, ठीक है। हर क्रमागत सम संख्या में x+2 का ही अंतर होता है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, आगे जब सवाल कराने लगेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं या जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर्स। सम संख्याओं को इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हों, ठीक है। जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको आप सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं वो सारी आपकी विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से ना विभाजित हों, 2 से ना विभाजित हों, जो 2 से ना विभाजित हों, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्याएं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 1 क्या है बताइए? विषम संख्या है। 2 क्या है आपकी? विषम नहीं है, ये आपकी सम संख्या है। फिर 3 क्या है आपकी? विषम संख्या है। 4 क्या है आपकी? सम संख्या है, ठीक है। 5 विषम, 7 विषम, 8 विषम नहीं है, ठीक है। 9 विषम, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारी आपकी क्या रहेंगी? विषम संख्याएं रहेंगी, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं,
क्रमागत विषम संख्याओं में क्या होता है, क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए। क्रमागत विषम संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए। जैसे एक के बाद अगली क्रमागत संख्या कौन सी आएगी, 3, 3 के बाद कौन सी आएगी, 5, 5 के बाद कौन सी आएगी, 7, 7 के बाद कौन सी आएगी, 9, 9 के बाद कौन सी आएगी, 11। इसमें भी आप जब देखेंगे तो इसमें भी आपका अंतर जो रहेगा वो पहली से दूसरे में अंतर x+2 का ही रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे आपका क्रमागत सम संख्याएं हो चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हो, दोनों में आपका अंतर जो रहेगा x+2 का ही रहेगा। ठीक है, x+2 का ही अंतर रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जहां तक गिनी जा सकती हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं वे हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या है, जब संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो उनको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे हैं जिनको प्लस साइन के साथ लिखा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक वे हैं जिनको माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। फिर उसके बाद बताया हमने सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सारी सम संख्याएं हैं। इनके अंत में 2 4 6 8 या 0 होता है। ठीक है, विषम संख्याएं क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, वह सारी आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारी आपकी विषम संख्याएं होंगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे, विषम संख्याओं के बाद बताएंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभी ये आपकी सम और विषम है, इसके बाद हम भाज्य और अभाज्य बताएंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्याओं का फंडा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी संख्याएं पता हो जाए। कम से कम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में तो जानकारी रहेगी, संख्याएं क्या है, कितने तरह की होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका, इसके बाद कौन सा बताना है हमको, इसके बाद बताना है भाज्य संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्या बताना है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में, ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कट सके। ठीक है, जो अपने अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से, एक के अलावा अपने और जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य से कट सके, किसी अन्य संख्या से कट सके, भाज्य संख्या कहलाएंगे। अन्य संख्या से विभाजित हो सके भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे है आपका, जैसे है 10 क्या है, 10 को देखो, 10 ये 10 से भी कट जाएगा, बताइए, 10 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब है 10 आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, 8 है, जैसे 8 आपका 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, आपका 8 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ये दोनों तो आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, अपने और एक से तो कटना ही कटना है, इससे तो कटना है, लेकिन कम से कम एक और संख्या से कट जाए। जब एक और संख्या से कट जाए तो मान लीजिए कि ये भाज्य संख्या है, तो यानी कि ये आपकी 10 8 15 20 ये सारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे अगर हम कहें 17 भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, तो 17 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 17 या तो 17 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी, इसलिए 17 भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम,
आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं अपने और जो संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसे? जैसे देखिए हमने बताया आपका, हम कहते हैं दो, बताइए, ये बताइए क्या है? दो अभाज्य है, एक अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, एक को अभाज्य संख्या में हम नहीं काउंट करते। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में तो खास करके पूछ लेता है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, दे देगा 1 2 आपका 10, ठीक है। नहीं, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 3 और दे देगा 5। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 होगी? बताइए। नहीं होगी 9 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 9 आपकी 9 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी कि नहीं? तो अपने और एक के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है कोई संख्या, तो संख्या वो अभाज्य नहीं कहलाएगी, फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए 9 एक भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अभाज्य संख्या को बोलते हैं इनडिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर, ठीक है। बीच बीच में इंग्लिश भूल जा रहे हैं हम, सब में इंग्लिश बताते जाएंगे। भाज्य संख्याओं को डिविजिबल नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्याओं को आपका इनडिविजिबल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारी आपकी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद अभाज्य संख्याओं के साथ साथ अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, इंडिविजिबल या आपका प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याएं इनको प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, देखो अभाज्य संख्याएं बता दिया हमने। अब आपको जानना है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है। सह अभाज्य संख्याएं, एक टर्म होता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जो किसी तीसरी संख्या को विभाजित कर देती हैं, ठीक है, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपकी 2 और 3, 2 और 5, किसको काट, जैसे 2 और 3 किसको काट देगी बताइए जरा? 6 है, 6 को काट देगी, ठीक है। 24 है, 24 को काट देगी। 18 है, 18 को काट देगी कि नहीं? तो इनको बोलेंगे आपका को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। 2 और 5 आपका किसको काट देगी बताइए जरा? 10 को। और किसको काट देगी? 20। बोलो 20 को। और किसको काट देगी? 30 40 50, ठीक है, ऐसी संख्याओं को काट देगी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हम लिख दें कि 2 और 4, ये आपका किसको काट देगा बताइए? 8 को और 16 को। लेकिन बताइए 2 और 4 क्या आपका को प्राइम नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 4 खुद ही प्राइम नंबर नहीं है। समझ रहे हो? को प्राइम नंबर होने के लिए आपका दोनों को प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। को प्राइम नंबर होने के लिए
दोनों को आपका प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो आपका सह अभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याओं को सह अभाज्य होना जरूरी है। अच्छा, इस सह अभाज्य संख्याओं का यूज क्या है? जैसे सह अभाज्य संख्याओं का यूज ये है कि जैसे हम किसी बड़ी संख्या का गुणनखंड जानना चाहते हैं, जैसे हमको जानना हो कि 24 किस संख्या से कटेगी। हमको सवाल दे दिया गया कि यदि संख्या 24 2 से विभाज्य है, संख्या 24 2 से विभाज्य है, तो ज्ञात कीजिए कि क्या यह 3 से विभाजित होगी। तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 और 3 अगर को प्राइम नंबर्स है तो 2 से कट रही तो 3 से भी कट जाएगी, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यही इसका को प्राइम नंबर्स का यही यूज होता है। आगे सवालों में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे सवाल जब हम कराने लगेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाए इनका, सब संख्याओं का सवाल कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को परिमेय संख्याओं में आप लोगों का बहुत बड़ा मिथक तोड़ेंगे आज हम। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो किताबों में परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे उससे आज हट के कुछ परिभाषा बताया जाएगा। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। आप लोग जानते क्या हो बताइए जरा? रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनको P और Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही इतना आप लोग जानते हो। पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये, यही 2 शर्तें जानते हैं आप लोग। तीसरी शर्त क्या है? नहीं जानते। ये सरलतम रूप में हो। ठीक है, तीसरी शर्त इसकी ये होती है कि भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, मतलब P अपॉन Q का मान सरलतम हो, न्यूनतम हो, भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, अर्थात अंश व हर का मासा एक हो। ठीक है, एक हो मतलब कि वो उससे ज्यादा न कट पाए। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखेंगे 1 2 3, ये सारी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे 1/2 परिमेय संख्या होगी, 2/3 परिमेय संख्या होगी। देखो P अपॉन Q के फॉर्म में है, 1 के बटा में 1 है, 2 के बटा में भी 1 है, 3 के बटा में भी 1 है, तो P अपॉन Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इनका मासा भी 1 है, इनका भी मासा 1 है, इनका भी मासा 1 है। ठीक है, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 है, 2/3 है, इसमें भी ये कंडीशन पूरी हो रही है। P अपॉन Q लिखा जा रहा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, भिन्न अपने सरलतम रूप में, इससे सरल नहीं किया जा सकता भिन्न को। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए कहानी। 2/4, 4/6, देखिए पहली शर्त पूरी हो रही है, P अपॉन Q के रूप में है। बताइए है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या 0 है? नहीं है। ठीक है, Q क्या 0 है? नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात? इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में ऐसे सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होगी। परिमेय संख्याओं की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, Q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज कि भिन्न अपने सरलतम रूप में हो, उससे ज्यादा उसको सिंप्लीफाई ना किया जा सके, अर्थात अंश व हर का मासा 1 होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? ये हो गई परिमेय संख्याएं आपकी। ठीक है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ऑनलाइन वाले सारे लोग, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को कहेंगे जिन्हें P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। मतलब जिसका देखिए सही से ये है कि जिसका एग्जैक्ट मान कभी निकाला ना जा सके, ठीक है। जिसका यथार्थ मान, अपरिमेय संख्याओं का मतलब है कि जिसका यथार्थ मान आप कभी ना निकाल पाओ, उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका पाई है, पाई का मान आप लिखते हो 22/7, जब आप 22/7 लिखते हो तो 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर आप पाई लिखते हो तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। सवाल में कभी भी दिया रहे कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, अगर 22/7 दिया है तो 22/7 परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर पाई दिया गया है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे है आपका रूट टू की वैल्यू निकालोगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू कभी आप निकाल ही नहीं पाओगे, दशमलव में आता जाएगा, इनफाइनिटिव तक दशमलव लगता जाएगा। √3 है, -√2 है, ठीक है। इन सब की आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी आप नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाओगे तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो आप इनको न P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाओगे, जब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे तो आप लासामासा नहीं निकाल पाओगे इनका, ठीक है। तो इनको आप अपरिमेय संख्याएं कहोगे, ठीक है। -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, जो भी रहेगा ऐसे, ठीक है। जिनका आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाओ वो सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं। आपसे कहा जाएगा क्रमागत संख्याएं। सवाल में आगे जब सवाल कराने लगेंगे तो उसमें पूछा जाएगा 1 से लेकर 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पहले ये जान लीजिए कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में आती हैं, उनको क्रमागत संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8, फिर 9, फिर डॉट 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 ऐसे लगातार आती जाएं तो इनको क्रमागत संख्याएं कहते हैं। इनके बीच में हमेशा जो क्रमागत संख्याएं रहेंगी, क्रमागत संख्याएं जो रहेंगी इनके बीच में हमेशा +1 का अंतर रहेगा। कितने का अंतर रहेगा? +1 का। ऐसी क्रमागत, अगर क्रमागत के आगे लिख दिया गया क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, तब कितने का अंतर हो जाएगा? +2 का अंतर। क्रमागत विषम संख्याएं लिख दिया गया, तब आपका कितने का अंतर हो जाएगा? +2 का ही अंतर रहेगा, ठीक है, +2 का ही अंतर। जैसे देखिए पहली संख्या 2, दूसरी संख्या सम संख्या 4, फिर 6, फिर 8, 2 का ही अंतर तो है। यहाँ पे देखिए 3, फिर 3 2 5, फिर 7, 2 का ही अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्रमागत सम संख्याएं 2 के अंतर पे आती हैं, विषम संख्याएं भी 2 के अंतर पे आती हैं। तो यह है आपकी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में +1 का अंतर होता है, क्रमागत सम संख्याओं में +2 का अंतर होता है, क्रमागत विषम संख्याओं में भी आपका +2 का अंतर होता है। क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब कुछ और चीजें जानते हैं, ठीक है।
बहुत छोटी छोटी चीजें क्लास 1-2 में पढ़े होगे आप लोग, स्थानीय मान और जातीय मान ना, स्थानीय मान और जातीय मान भी पढ़े होगे आप लोग। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में आ जाता है तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, दो चीजें, स्थानीय मान और जातीय मान, बहुत छोटी चीजें हैं, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो अब एक बार बेसिक से ही पढ़ा दे रहा हूं। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू है जो आपकी जगह के कारण बदले, आपका स्थान बदल गया तो आपकी वैल्यू बदल गई। ठीक है, आप यहाँ हो तो आपकी वैल्यू कुछ है, ठीक है, आप बाहर गए आपकी वैल्यू कुछ हो गई। जैसे आप घर में हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, बाहर गए आपकी बाहर बहुत वैल्यू है, भैया बढ़ के साहब आ गए, ठीक है, लेकिन घर में अरे यार घर के भैया तो हैं, छोटे भैया हैं, ठीक है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जातीय मान, जातीय मान आपका हमेशा एक सा रहेगा। ठीक है, तुम लड़के हो तो आप बाहर भी लड़के ही रहोगे, ठीक है, तो बाहर जाओगे तो लड़की नहीं बन जाओगे, ठीक है, तुम लड़की हो तो लड़की ही रहोगे, ठीक है, लड़की से लड़के नहीं बन जाओगे। तो ये जातीय मान। मैथ में क्या है, मैथ में जातीय मान और स्थानीय मान का मतलब क्या है, स्थानीय मान है आपका प्लेस वैल्यू और जातीय मान है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, और स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आपकी चेंज होती है। अगर आपकी संख्या कोई दी गई है, उसमें आपका डिजिट एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर चली गई तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, कैसे देखिए, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते होंगे, जानते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब पढ़ते होंगे आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखते हैं 5, 3, 4, 2, 6, ठीक है, अब अगर हम कहें इस 2 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा बताइए आप लोग। 2 का जातीय मान हमेशा 2 ही होगा। अब ये चाहे 5 यहाँ 53,426 में रहे और चाहे यहाँ पे 52,436 में रहे, 2 का जातीय मान इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्थानीय मान अगर हम बात करें, स्थानीय मान, स्थानीय मान और यहाँ पे स्थानीय मान, स्थानीय मान देखिए, यहाँ पे स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखिए आप और जितने बाद में अंक है उतने 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखिए, जितने बाद में अंक है उतने 0 लगा दीजिए। देखिए स्थानीय मान बदल गए कि नहीं, यहाँ पे 20 के नोट ये थे और यहाँ 2000 के नोट बन गए, समझ रहे हो। स्थानीय मान आपके जगह परिवर्तन से बदलते हैं, जबकि जातीय मान आपका स्थिर होता है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित संख्याओं में 2 के या 3 के या 5 के या 7 के जातीय मान व स्थानीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है सवाल। जैसे 2 संख्याएं दे दी गई और इसमें दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं में 2 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्थानीय मान जातीय मान में अंतर क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा जातीय मान क्या होता है। जातीय मान का मतलब, जातीय मान आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, और वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये आपका पूछा जाएगा कि आपका जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, या जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। जैसे 20 है और 2000, अगर योग पूछा जाएगा 20 और 2000 को जोड़ दीजिए, अगर अंतर पूछा जाएगा 2000 और 20 को घटा दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्थानीय मान और जातीय मान की चर्चा हो गई। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या चीज पूछी जाती है आपके, तो वो चीजें अब हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या चीज पूछी जाती है। टॉपिक वाइज हम आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक हम आपका क्लियर कराएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से पहली चीज पूछी जाती है आपकी, सबसे पहली चीज आपकी विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला पूछा जाता है आपका विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, दूसरे नंबर पर पूछा जाता है आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक।
तीसरे तीसरे नंबर पूछा जाता है इसी इकाई का अंक पे घातांक पर आधारित इकाई का अंक, घातांक पर आधारित इकाई का अंक, आधारित इकाई का अंक, इकाई का अंक। उसके बाद चौथे नंबर पे पूछा जाता है शेषफल, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ठीक है, शेषफल कितना आएगा। उसके बाद कुछ सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, सूत्र पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम में कम से कम तीन दिन लगेंगे, कम से कम मान के चलिए कि 3 दिन का टॉपिक है ये। अगर हम एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे तब भी मान के चलिए तीन दिन लगेगा। आज हम विभाज्यता पर आधारित प्रश्न बताएंगे और सिंपल वाले जो एकदम साधारण तरीके के इकाई के अंक निकालने वाले हैं उनको बता देंगे। फिर कल हम आपका घातांक पर आधारित इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे, शेषफल कितना आएगा इस पर निकालना सिखाएंगे, सूत्र पर आधारित प्रश्न कैसे रहेगा ये निकालना सिखाएंगे। और उसके बाद अंतिम चरण में हम आपको सिखाएंगे विविध प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे। विविध में मिसलेनियस रहेगा, मिसलेनियस किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। विभाज्यता जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, विभाज्यता में हम देखते हैं कुछ चीजें हैं आपको जानने की चीजें हैं, कुछ चीजें आप खुद करके देख लीजिए। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मंझ जाओगे। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मंझ जाओगे, परिपक्व होते जाओगे, मैच्योर होते जाओगे, ठीक है। तो मैथ में जैसे विभाज्यता के नियम में कुछ चीजें सीखने की है। जैसे 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, ये 2 से कट जाएंगी। 3 से कौन सी कटेंगी, 3 से कौन सी कटेंगी, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, योग अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो, वो 3 से कट जाएंगी। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें आपका 63, हम लिख दें आपका 51, ठीक है, हम आपका लिख दें 717, ठीक है। तो ये संख्या कैसे चेक करेंगे, 7, 1, 8, 7, 15, 15 3 से कट जाएगा तो 717 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 5, 1, 6, 6 3 से कट जाएगा तो आपका 51 भी 3 से कट जाएगा। ये 3 से विभाज्यता का हो गया। 4 से कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, 4 से संख्याएं कौन सी कट जाएंगी, 4 से वह संख्या कट जाएगी जिसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 2 अंक 4 से कट जाएं, 4 से कट जाएं, वह संख्याएं 4 से भी कट जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, छोटी संख्याओं में आप 4 का पहाड़ा आपको आता ही है, जानते हो आप 4 की टेबल याद कर सकते हो बहुत इजीली, तो 4 के पहाड़े तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बड़ी संख्या आएगी तो उसमें आपको दिक्कत होगी। जैसे खूब बड़ी सी संख्या लिख दें 8, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 4, 4, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिख दें तो आप लास्ट का 2 डिजिट देख लो, 44 है, 44 4 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। तो इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या जो है आपकी 4 से कट जाएगी, ठीक है। कोई दूसरी संख्या लिखते हैं, लिख देते हैं 1, 1, 1, 0, 0, 3, 9, 9, 4, 4, 6, 4। अब देखो इसमें लास्ट में 6 4 है, ये 4 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा, कट जाएगा तो आपका ये भी 4 से, इतनी बड़ी संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी। यही आपको सीखना है, ठीक है। ये विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों में ये आपको पूछा जाएगा। सवाल कैसे दिया जाएगा, इसी में से आपका ये आपका गायब कर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका गायब कर दिया जाएगा, यहाँ स्टार लगा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि स्टार की जगह पर कौन सी उपयुक्त संख्या हो सकती है, ठीक है, उपयुक्त संख्या हो सकती है। विकल्प दे दिया जाएगा आपसे 1, ठीक है, 2, 3, 5, ठीक है, आपका 4 विकल्प दे दिया जाएगा 1, 2, 3, 5। कौन सी संख्या रख दिया जाएगा कि कट जाएगा, तो आप तुरंत उत्तर लगा दोगे कि अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए
तो 4 से कट जाएगी, क्योंकि 24 हो जाएगा तो 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसा सवाल भी हम कराएंगे। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक है, आगे आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो, जिनके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो, वो संख्याएं आपकी 5 से कट जाएंगी। कैसे? जैसे 1 1 1 6 7, मान लीजिए 0 है तो ये 5 से कट जाएगी। काट के देख लेना आप लोग, नहीं हमको काट के दिखा दे। 5 से काट लो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 2 5 और 20, कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जिसके अंत में 5 हो वो भी कट जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए 3 3 4 4 5, इसको देखो कटेगी, काट के देखते हैं। 5 से काटो, 5 6 30, 5 6 30, 5 8 40, 4 बचेगा, 5 9 45, कट गई। ठीक है, तो ये भी 5 से कट जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 या 0 हो, ठीक है, वह सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्याएं जो 3 से और 2 से दोनों से कट जाएं, और 2 से दोनों से कट जाएं, वो सभी 3 से और 2 से दोनों से कट जाएं, दोनों से विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, वह सभी संख्याएं क्या होगी? वो 6 से कट जाएंगी। 3 से और 2 से कट जाएं, तो यानी इसका मतलब है 3 और 2 क्या होंगी? आपकी को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। यही बताया था मैंने। ठीक है, ये 6 से विभाज्यता का नियम है। 7 से विभाज्यता का नियम उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा, अगर चाहो तो बता दे, नहीं चाहो छोड़ दे हम उसको। 7 से आप काट के देख लेना, एक डिजिट का ये है। वैसे होता है इकाई के अंक का डबल करके आप घटा दीजिए पूरी संख्या में। जैसे आपका 888 है, 888 में ये वाला अंक हटा दो आप, ठीक है, और इसका डबल करके इसमें से घटा दो। ठीक है, अगर वो भाग देने पे चला जाता है 7 से, तब जान लो कि चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? वो 7 का विभाज्यता का नियम है। पूछा जाता है 11 का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 9 वाला भी है। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से भी वही है जो 3 से है। 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग, 9 से कट जाए, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, वो भी आपका 9 से कट जाएगी। विभाजित हो जाए वो भी आपकी 9 से कट जाएगी। ठीक है, 11 पे आते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम है, इसके समस्थानों व विषम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग 11 या शून्य आए तब वह संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, कैसे? उदाहरण के लिए जैसे देखिए 1 3 5 7 9 6 8, मान लीजिए ये संख्या है, तो समस्थान कौन से? ऐसा नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट है इसमें, तो समस्थान मतलब ये वाले 2 पे 4 पे 6 पे, इन ये जो अंक हैं इनको जोड़ लो पहले। 3 7 और 6 इनको जोड़ लो। 7 3 10 6 16 हो गया। ठीक है, फिर विषम स्थान पे कौन से हैं? 1 5 1 6 6 9 15 15 8 23। ठीक है, 23। इन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाता है या 11 आता है, तब जान लो ये 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता इसीलिए नहीं बताते क्योंकि इसमें जो है आपका दुनिया भर का गणित लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप 11 से डायरेक्ट काट के देख लो, फुर्सत, सबसे आसान। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम जहां पे लगाना है वहां पे लगाइए, और जहां पे नहीं लगाना है वहां पे आप डायरेक्ट काट के देख लीजिए। जहां पे आपको लेंदी लगे
वहां पे आप डायरेक्ट काट के देख लीजिए और जो आसान लगे उसमें आप नियम लगा लीजिए। ठीक है, विभाज्यता का नियम इसी तरह रहेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे इकाई के अंक पे। विभाज्यता के नियम पर आधारित एक आध दो प्रश्न करने चल रहे हैं हम। देखिए, चल करा देते हैं एक आध दो प्रश्न। ठीक है, इसको मिटा के एक आध दो प्रश्न करा रहे हैं, एक दो प्रश्न कर ले रहे हैं, विभाज्यता के नियम पर आधारित एक दो प्रश्न कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे है आपका एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, एक सवाल है, देखिए अगर आपका 671 स्टार 671 स्टार 483 अगर ये कह रहे हैं कि 9 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा। अब आप देखिए कि 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। जोड़ लो अंकों को, 8 3 11 4 15 1 16 16 4 20 3 23 23 6 29 29। अब 29 9 से विभाज्य है नहीं है। 9 से विभाज्य होने के लिए कितना होना चाहिए कम से कम, बताइए। 27 के बाद 36 आता है, 36 आता है तो 29 में कितना जोड़ा जाए 36 हो जाए, बताइए। 7। यानी कि स्टार की जगह पे क्या आएगा 7। सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे एक सवाल और है 157 स्टार 234 157 स्टार 234। अगर ये 3 से विभाज्य है तो आपका पूछ रहे हैं कि स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो हमने बताया 3 में भी वही नियम लागू होगा। ठीक है, 3 में भी वही नियम लागू होगा कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो आपका संख्या भी 3 से कट जाएगी। जोड़ो, 4 3 7 2 9 9 7 16 16 4 20 1 21 1 22 और 22 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और 24 3 से कट जाएगा तो यानी स्टार की जगह पे क्या आएगा, स्टार की जगह पे आपका 2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब आते हैं इकाई के अंक पे। ठीक है, इकाई के अंक पे आते हैं। इकाई के अंक पे सवाल कैसे लगाए जाएंगे। इकाई के अंक पे सवाल, जैसे सवाल दे दिया जाता है, पहले सिंपल वाले सवाल, एकदम वेरी 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 सिंपल वाले सवाल कि इकाई का अंक। ठीक है, कैसे, जैसे दे दिया जाएगा 6 8 4 गुणे 9 5 6 गुणे 9 7 8 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक। तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई के अंक निकाल लो, इसमें से इकाई के अंक निकाल लो, इसमें से गुणा करा लो। ठीक है, गुणा करा लो, जो इकाई का अंक आएगा वही आएगा। 4 और 6 का गुणा करोगे 24 आएगा, 24 का इकाई का अंक 4, फिर 4 और 8 का गुणा करोगे 4 और 32, 32 में इकाई का अंक 2, वही आपको उत्तर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो। अगर सवाल दिया है, जैसे कोई सवाल दिया गया है जैसे 9 8 4 गुणे 3 7 2 प्लस 6 7 4 में इकाई का अंक कितना होगा, बताइए। में इकाई का अंक कितना होगा। अब इसमें कैसे करेंगे, ये गुणा है तो पहले हम जानते हैं बारहमास के रूल से पहले गुणा करेंगे तब जोड़ करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका देखेंगे, गुणा करके 4 दूना 8 आ जाएगी, इसमें इकाई का अंक। अब 8 आ जाएगा तो इसमें 4 है लास्ट में। अब इसमें ये जो इसका जो गुणा करने पे आएगा उसमें ये जोड़ा जाएगा, तो 8 इकाई का अंक इसका है और 4 इकाई का अंक इसका है, तो 8 और 4 जोड़ेंगे, तो 8 और 4 जब जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 12 का 2 आएगा, तो 2 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है इकाई के अंक के। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल इसके आगे बताया जाएगा। आज लंबी क्लास हो जा रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब आज इतना ही बताएं, उसके बाद कल घातांक पर आधारित इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे 100 की घात 101, 100 की घात 95, 100 की घात 2000, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को
हम कल इत्मीनान से करेंगे फिर। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए आप लोग, सारी संख्याएं आप पढ़ लीजिए, सब जान लीजिए कि कौन सी परिमेय संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, ठीक है, क्रमागत संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, क्रमागत सम संख्याएं क्या है, ठीक है। ये सब संख्याएं आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए जो है हम विदा चाहेंगे आप लोगों से। तब थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए चैनल को, और इसी तरह अपना प्यार दुलार देते रहिए। थैंक यू।